नमस्कार, मैं रामचंद्र यादव, डाइट प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र बलरामपुर। साथियों, पिछले लेक्चर्स में हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जो सैद्धांतिक पेपर है 03 उसके अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं की चर्चा हमने की थी, जिसमें से कुछ विशेषताओं पर चर्चा हो चुकी थी। आज जो चर्चा हम लेकर आए हैं वह है अगली विशेषता वेशभूषा। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज विभिन्न विद्यालयों में छात्रों के लिए एक निश्चित यूनिफॉर्म होती है, उसी तरह से वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी छात्रों के लिए एक निश्चित यूनिफॉर्म निर्धारित थी, अर्थात उनके लिए वेशभूषा निर्धारित थी। उस समय हम देखते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। 3 वर्णों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था थी। अर्थात इन तीनों वर्णों के लिए वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुलों में उनके लिए अलग अलग वेशभूषा निर्धारित थी। हम देखते हैं कि जो शरीर का ऊपरी भाग है उसको ढकने के लिए मरे हुए जानवर की खाल से बना जो वस्त्र था उससे वह अपने ऊपरी भाग को, शरीर के ऊपरी भाग को ढकते थे, अर्थात मृगचर्म जिसको हम बोलते हैं, स्किन ऑफ सर्टेन एनिमल्स। अर्थात ब्राह्मण जो था वो ऊपरी भाग को ढकने के लिए काले नर हिरण अर्थात ब्लैक बक जिसको बोलते हैं, उससे उसकी खाल से जो वस्त्र बनता था उसको वह धारण करते थे। क्षत्रिय को धब्बेदार हिरण के खाल से बने वस्त्र से अपने शरीर को ढकना होता था, और वैश्य के लिए बकरे की खाल जो होती थी उससे जो वस्त्र बनता था उससे वह शरीर के ऊपरी भाग को ढका करते थे। इसके अतिरिक्त शरीर का जो निचला भाग था उसको ढकने के लिए वह विभिन्न चीजों से बनी, जैसे ब्राह्मण के लिए सन से बना हुआ वस्त्र, क्षत्रिय के लिए रेशम से बना हुआ वस्त्र और वैश्य के लिए ऊन से बने हुए वस्त्र की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा छात्र को एक करधनी जिसको हम मेखला बोलते हैं उसको भी धारण करना पड़ता था। उसके लिए भी अलग अलग निर्धारित था, जैसे ब्राह्मण के लिए मूंज से बनी हुई मेखला, क्षत्रिय के लिए तांत से बनी हुई मेखला और वैश्य के लिए सन से बनी हुई मेखला धारण करनी पड़ती थी। इसके अलावा इन 3 वस्त्रों के अलावा छात्रों को एक जनेऊ धारण करनी पड़ती थी, जिसको हम यज्ञोपवीत के नाम से जानते हैं। यह भी ब्राह्मण के लिए सूत से बनी हुई, क्षत्रिय के लिए सन से बनी हुई और वैश्य के लिए ऊन से बनी हुई मेखला धारण करनी पड़ती थी। ये जो मेखला हुआ करती थी 3 लड़ियों वाली हुआ करती थी, अर्थात इसमें 3 धागे आपस में लिपटे हुए होते थे, जिससे बनी मेखला इन तीनों वर्णों को अलग अलग धारण करनी पड़ती थी। इन वस्त्रों के अलावा जो ब्रह्मचारी होता था उसको एक प्राकृतिक अवस्था वाली पीपल की लकड़ी हाथ में लेकर के चलनी पड़ती थी, जो उसके लिए भी वो जो लकड़ी होती थी प्राकृतिक अवस्था वाली, उसके लिए भी उसकी लंबाई वर्ण के अनुसार अलग अलग निर्धारित थी, जिसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मण के लिए जो लकड़ी की लंबाई होती थी वह उसके सर तक होती थी, और क्षत्रिय के लिए उसकी जो लंबाई थी वह मस्तक तक होती थी, और वैश्य के लिए उस लकड़ी की लंबाई उसके नाक तक हुआ करती थी। इससे यह पता चल जाता था कि जब ये समाज में या कहीं भी छात्र निकलते थे तो व्यक्ति दूर से ही उन छात्रों को पहचान जाता था कि ये ब्राह्मण का छात्र है, ये क्षत्रिय का छात्र है या वैश्य का छात्र है। तो इस तरह से विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग पहचान के लिए अलग अलग वेशभूषा निर्धारित थी।
इसके बाद हम देखते हैं कि छात्रों की दिनचर्या किस तरह से थी। आज आधुनिक विद्यालय में हम जिस तरह से देखते हैं कि विभिन्न एक्टिविटीज के लिए, विभिन्न कार्य के लिए पाठचर्या निर्धारित होती है और सुबह से लेकर के शाम तक के लिए कालांश निर्धारित होते हैं। उसी तरह से वैदिक काल में भी गुरुकुल जो होता था उसके जो कालांश थे वह बटे हुए थे। सुबह से लेकर शाम तक ब्रह्मचारी को क्या क्या करना है ये निर्धारित होता था। अर्थात ब्रह्मचारी को गुरुकुल के कठोर नियमों का पालन करते हुए गुरुकुल में विद्याध्ययन करना होता था। छात्र को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके शौच, दातून, स्नान आदि कर्मों से जब निवृत्त हो जाता था तो वह हवन संध्या आदि के बाद विद्याध्ययन करता था। विद्याध्ययन जब समाप्त हो जाता था, पूरा हो जाता था, उसके बाद वह होमाग्नि करता था और होमाग्नि के द्वारा यह माना जाता था कि छात्रों में अग्नि के समान उसकी आत्मा, उसका मस्तिष्क विकसित होगा और इस तरह से प्रज्वलित होगा जिस तरह से अग्नि सारे दोषों को, सारे चीज़ों को जलाकर भस्म कर देती है। उसी तरह छात्र होमाग्नि के द्वारा उसमें ऐसे गुणों का विकास हो जाएगा कि वह विभिन्न बुराइयों को दूर कर सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं वह भिक्षाटन के लिए जाता था, अर्थात वह गुरुकुल के लिए लकड़ी जुटाना, भिक्षा लाना आदि, गुरुकुल के पशुओं को चराना आदि कार्यों को संपन्न करता था। भिक्षाटन के द्वारा उसमें सहानुभूति, सहयोग, भ्रातृत्व, सहकारिता आदि गुणों का विकास होता था और भिक्षाटन में जो सबसे बड़े गुण का विकास होता था वह था विनयशीलता का। अर्थात भिक्षाटन के द्वारा विनय का पाठ पढ़ाने का विश्व इतिहास में एकमात्र उदाहरण जो मिलता है वो वैदिक काल में मिलता है। इससे विनयशीलता का विकास होता है, क्योंकि जो भिक्षा होती है बिना याचना के, बिना विनय के वो प्राप्त नहीं हो सकती। इसके बाद जो था पशुपालन, पशुपालन से जो छात्र होते थे उसमें विभिन्न गुणों का, जैसे आत्मनिर्भरता का, व्यावसायिकता का, सहानुभूति, पशु प्रेम आदि गुणों का विकास हुआ करता था। अर्थात जो छात्र था उसकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक एकदम से पूरी तरह से निर्धारित थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक काल में पाठ्यक्रम क्या था, क्योंकि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह दो भागों में विभक्त थी, एक पराविद्या, दूसरी अपराविद्या। तो पराविद्या के अंतर्गत क्या था कि छात्रों में इस तरह के गुणों का विकास किया जाता था कि वह, यानी कि आध्यात्मिकता का विकास इस तरह से होता था कि वह उन गुणों का विकास करके छात्र मोक्ष की प्राप्ति कर ले। और दूसरी तरह की जो विद्या थी वो सांसारिक विद्या थी, जिसको अपराविद्या के नाम से जानते हैं। इससे उसमें ऐसे गुणों का विकास किया जाता था कि छात्र उन सब चीज़ों को सीख करके अपने सांसारिक जीवन को सुखमय पूर्वक जी सके। अर्थात जो पराविद्या थी उसके अंतर्गत धर्म, दर्शन, वेद, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि की शिक्षा दी जाती थी और इन सभी का ज्ञान प्राप्त करके वह मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होता था और मोक्ष की प्राप्ति करता था। अपराविद्या में हम देखते हैं कि इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ, कृषि, चिकित्सा आदि की शिक्षा ग्रहण करके वह सांसारिक जीवन के लिए इस तरह से सक्षम हो जाता था कि वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करते हुए अपने साथ साथ वह अपने परिवार का, समाज का और अपने देश का कल्याण करने में सक्षम होता था। तो इस तरह से हमने देखा कि आज के लेक्चर्स में कि छात्रों की वेशभूषा क्या थी, उनकी दिनचर्या क्या थी, उनका पाठ्यक्रम क्या था। इसके बाद हम आज बस इतनी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी वैदिक काल की और ढेर सारी विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।